तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जीएसटी। कहा जाता है लड़कियों का दिमाग और जीएसटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी महान शख्स ने ये बात कही है, ठीक है, वहीं से मैंने कॉपी किया है। देखिए, आज के इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सभी को आज मैं यहाँ पे आपके साथ क्लियर करूँगा, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जीएसटी को पूरे एकदम पेशेंस के साथ आप समझिए, आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने डाउट्स हैं, सारे चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है सत्यम पाठक और आप देख रहे हैं सत्यम पाठक जीएसआर यूट्यूब चैनल। देखिए, तो सबसे पहले जीएसटी क्या है हम शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। अगर आपसे कोई पूछता है जीएसटी क्या है, अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि जीएसटी क्या है, तो आप एक लाइन उसे कहिए कि जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बस ये एक लाइन जीएसटी को डिफाइन करने के लिए काफ़ी है। क्या कहा मैंने? जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अच्छा, अब ये क्या होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, ये तो बताइए पहले, उस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए, जीएसटी आने से पहले भारत में जो टैक्सेशन चलता था वो कैसा था, उस पर अगर मैं आपसे बात करूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट वे में सारी चीज़ों को कोशिश करूंगा कि समझा पाऊं। ठीक है, देखिए, जीएसटी आने से पहले जो चलता था, जो टैक्सेशन सिस्टम, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग। ठीक है, अब ये कैस्केडिंग एक टर्म है। अब इसका क्या मतलब होता है समझिए। कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर जब टैक्स वसूला जाता है तो एक ऐसी समस्या को हम बोलते हैं कैस्केडिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, इस बात को हम समझते हैं। मान लीजिए आप कार खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक उदाहरण के लिए आपने एक कार खरीदा। कार जो आपने ख़रीदा है वो बना होगा क्या एक ही कंपनी में? नहीं बना होगा, क्योंकि कार जो है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, अलग अलग जो उसके पुर्जे हैं, ठीक है, हो सकता है उसका टायर किसी और कंपनी में बना हो, उसका जो कांच है, जो विंडो है, उसके लिए जो ग्लास है वो किसी और फैक्ट्री में बना हो, किसी और कारखाने में बना हो, उसका इंजन किसी और ने बनाया हो, ठीक है, उसका लाइट्स किसी और ने बनाया हो। उसके बाद उसको असेंबल किया गया है और उस कंपनी का ब्रांड का नेम उसको दे दिया गया है, राइट। तो इसके लिए आप ये समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पहिया जिसने बनाया, जो चक्का जिस कंपनी ने बनाया, जब उसने उस कंपनी को, जो मेन कंपनी, जो पेरेंट कंपनी मान लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे मारुति सुजुकी है या BMW है, कोई भी कार की कंपनी ले लें, तो जिससे उसने पहिया को बनवाया, ठीक है, जिस कंपनी से उसने पहिया को बनवाया, तो जब वो पहिया जो पेरेंटल कंपनी है इसको वो देगा, जब बेचेगा, एक तरह से हम कहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उस पर सेल टैक्स वसूलती थी। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर दूसरी कंपनी जिसने इंजन बनाया है इस कंपनी के लिए, उससे क्या करेगी, जब वो इंजन इसको बेचेगा तो फिर इंजन पे भी टैक्स वसूलेगी। उसी तरह विंडो के लिए हम जो कांच किसी और ने बना कर दिया, उससे भी टैक्स वसूलेगी। और फाइनली जब पूरे पार्ट्स को असेंबल कर लिया जाएगा तो उस कार के ऊपर भी क्या किया जाएगा, पूरे कार जब वो जो शोरूम में लाकर वो सेल करेगी तो उस पर भी टैक्स वसूला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहिया पे भी टैक्स लगा, इंजन पे भी टैक्स लगा, और पूरे एक साथ उस पूरे का जो कार है उस पे भी टैक्स लगा। तो टैक्स, पहिया के लिए हमने अलग से टैक्स दिया, उसके बाद इंजन के लिए अलग से हमने टैक्स दिया, कांच के लिए अलग से टैक्स दिया, हेडलाइट के लिए अलग से टैक्स दिया, और जब गाड़ी बन के निकला कंपनी से तो फिर उसके लिए अलग टैक्स दिया। इस मेजर प्रॉब्लम को, ये जो समस्या है, इसको कहा जाता है कैस्केडिंग। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है दोस्तों कैस्केडिंग, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो जीएसटी आने के बाद इस समस्या को दूर किया गया। ठीक है, अब अगर हम और थोड़ी सी बात करें जीएसटी के ऊपर, तो देखिए, अगर आपसे फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह पाएंगे, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो जीएसटी है उसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर।
सेवा क्या है, इसके लिए भी विशेष प्रावधान करके जो संविधान है उसमें संशोधन करके उसको परिभाषित किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है। क्यों किया गया है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ ऐसा कारण रहा जो सरकार को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। सरकार को ये बताना पड़ा कि सर्विस क्या होता है, उसका डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा, ठीक है। फिर वस्तु उसके लिए भी है, तो संविधान में आप पर्टिकुलर इसके लिए आर्टिकल का प्रावधान किया गया है। जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 269 और एक है 279A, ठीक है। 279A जो मैं कह रहा हूँ वो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, ठीक है, और जो 269 है वो जीएसटी से आईजीएसटी से रिलेटेड है। और भी मैं आपको और सारे चीज़ों आगे बताता हूँ। देखिए, तो अगर मैंने आपसे अगर बात करूँ कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो आप समझ गए वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री पे लगने वाला जो कर है वो कहलाता है जीएसटी दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि टैक्सेशन जो होता है, जो टैक्स होता है, जो कर होता है दोस्तों, वो दो तरह का होता है, ठीक है। टैक्स कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। देखिए, बहुत लोगों को ये लगता है कि देखिए सरकार का भी टैगलाइन क्या है, जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। लेकिन आप अगर डिटेल में समझेंगे तो आपको ये फ़र्क पता चलेगा कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कर है, कर को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, दो घरों में रखा गया है। एक घर का नाम है डायरेक्ट टैक्स, जिसको हिंदी में हम लोग शब्द यूज़ करेंगे प्रत्यक्ष कर, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। अगर ऑफलाइन इस यहाँ पे अगर आप आके बैठे रहते तो आप अगर मुझे देखते इस तरह से भाषण देते हुए तो वो हो जाता प्रत्यक्ष। आप क्या बोलते हैं? मैं प्रत्यक्ष रूप से क्लास कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्लास करता हूँ, ऑफलाइन क्लास करता हूँ। और इनडायरेक्ट अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो वो कहलाएगा क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल, अगर भाषा में, आसान भाषा में अगर आप समझें तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप अपने टैक्स का जो बर्डन आपके ऊपर है वो दूसरे पे आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट शिफ्ट योर डायरेक्ट टैक्स टू अदर पर्सन। कहने का क्या मतलब है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्सेस है। पहला तो होता है इनकम टैक्स, उसके बाद होता है कॉरपोरेट टैक्स, उसके बाद गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस आते हैं। मैं आपको और डिटेल में भी बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। मान लेते हैं कि आपका जो इनकम है वो 10 लाख रुपए पर मंथ का है, ठीक है। आपकी जो इनकम है, जो एनुअल इनकम है, मान लेते हैं वो है 10 लाख रुपए से अधिक। तो सरकार आप पे क्या लगाएगी? इनकम टैक्स लगाएगी। सरकार आप पे इनकम टैक्स लगाएगी, राइट। तो इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट लगाएगी, क्या आप अपने इनकम टैक्स को किसी दूसरे लोगों के ऊपर लाद सकते हैं? क्या आप अपना इनकम टैक्स सरकार को आप ये नहीं कह सकते कि मेरे भाई से ले लीजिए? ऐसा तो नहीं होता है। या खाते में लिख लीजिए, ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना सरकार को कि इनकम टैक्स मेरे खाते में लिख लीजिए। तो ऐसा नहीं चलता है। तो जिस पे टैक्स लगा है अगर वही उसका निर्वहन करे, अगर उसको वही चुकाए, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। जिस पे लगाया उसी से वसूला गया। अगर राम पे लगाए तो लक्ष्मण उसको नहीं भर सकता, राम को ही पे करना होगा, पेमेंट करना होगा, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर लाइबिलिटी है वही अगर पे करे, तो ये है डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट में क्या होगा? लगाया किसी और पे है और वसूला किसी और से जाता है। ये प्रोसेस कैसा होता है समझिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि देखिए, सरकार जो कहती है जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, हाँ, एक तरह से अगर आप सोचें तो ये सही भी है और एक तरह से अगर आप सोचें तो ये गलत भी है। गलत कैसे? डायरेक्ट में आपने देखा कि जिस पे लगाया उसी से वसूला गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत सारे होते थे। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में होता था पहला कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी, जैसे आप कोई विदेश से अगर सामान को इंपोर्ट करते हैं या आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन कर, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, और वैट हो गया, सेल टैक्स हो गया। इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अभी नहीं रहा। जीएसटी आने के बाद वो सब नहीं रहा।
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत तरह के टैक्सेस होते थे, ठीक है। उन सबको हटाकर, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स लाया गया जिसे हम जानते हैं जीएसटी के नाम से, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब एक टैक्स रहा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं जीएसटी बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर सारे को मर्ज करके एक लाया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। तो जीएसटी में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर जब जिस कंपनी में ये बना है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी लागत मूल्य 10 रुपये रही होगी। मान लेते हैं कि ये 10 रुपये में बनकर तैयार हो गया कंपनी में। अब कंपनी में, जिस कंपनी में ये बना है उसी में सरकार के कुछ अधिकारी बैठे रहते हैं और उन्हें पता चला कि यहाँ पे उत्पादन हुआ है, तो सबसे पहले वो इस मार्कर पे क्या लगा देंगे, सबसे पहले इस पे लगा देंगे उत्पादन कर, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब ये नहीं रहा, ये पहले ऐसा चलता था। तो मान लेते हैं कि 5 रुपये, अब रेट कुछ रहा होगा 12% या कुछ भी रहा होगा मान लेते हैं, तो फिगर में हम देख लेते हैं कि 5 रुपये इस पर टैक्स लग गया। तो 10 रुपये इसकी लागत हुई, 5 रुपये का टैक्स लगा। अब जिस कंपनी ने बनाया है वो भी अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट 5 रुपये रखती है। तो अब इस मार्कर का 10 रुपये लागत, 10 रुपये का प्रॉफिट और 10 रुपये का लागत, 5 रुपये का टैक्स और 5 रुपये का प्रॉफिट। अभी ये कंपनी से निकला भी नहीं है, तब इसकी मूल्य कितने की हो गए, 20 रुपये में ये मार्कर अभी कंपनी के गेट से निकला है, ठीक है। अब ये होलसेलर के पास जाएगा, तो होलसेलर जब खरीदेगा तो सेल टैक्स फिर वहाँ पे देना पड़ेगा, सेल टैक्स, वैट देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। फिर वो अपने से आगे वाले चेन को जब बेचेगा, मतलब रिटेलर को बेचेगा, तो रिटेलर को भी सेल टैक्स देना पड़ेगा और वैट, सेल टैक्स या वैट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर टैक्सेशन चलता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, कैश कैडिंग इसको बोलते थे। लेकिन जीएसटी आने से क्या हो गया, इन सारे जो मिडिल जो भी टैक्सेस आप देख रहे हैं, इतने सारे टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स जो देना पड़ रहा है, ये चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। कैसे, समझिए। मान लेते हैं अब जीएसटी के तहत अगर हम इसको देखें, अगर इसको बेचें, तो देखिए मान के चलते हैं कि फिर से आप समझिए 10 रुपये का ये मार्कर बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अब जीएसटी इस पे लग जाता है, मान लेते हैं 10%, ठीक है। 10% का जीएसटी लग गया, तो 10% कितने का हो जाएगा, 1 रुपये का। तो 1 रुपये इस पे जीएसटी लगा, ठीक है। अभी एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट अभी 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। तो 1 रुपये का इस पे जीएसटी मान लेते हैं लग गया, और 10 रुपये का ये मार्कर था। अब हम जब इसको सेल करेंगे, प्रॉफिट भी थोड़ा रख लेते हैं, मान लेते हैं 10 रुपये में लागत था, 5 रुपये कंपनी ने इस पर अपना प्रॉफिट रखा, ठीक है। कितने का हो गया ये 15 रुपये का हो गया। अच्छा, 15 रुपये पे मान लेते हैं 5 रुपये टैक्स जीएसटी हमें देना पड़ रहा है, सिंपल करने के लिए। तो 20 रुपये इसका मूल्य हुआ, कितने का हुआ, 20 रुपये का। अब 20 रुपये में जब ये होलसेलर के पास जाएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, सेल टैक्स देना पड़ता था, वैट देना पड़ता था। अब उसके बजाय आपको जीएसटी, वहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि जीएसटी कैसे काम करेगा। अब देखिए जीएसटी के कुछ टर्म्स जो अभी मैं आपको यूज़ करूँगा, उससे पहले समझा देना चाहूँगा। एक होता है सीजीएसटी, ठीक है। जीएसटी 3 तरह का होता है, सिंपल भाषा में समझिए। एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और होता है एक इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 तरह के टैक्सेस हैं यहाँ पे जीएसटी के अंदर। 3 तरह के टैक्सेस आपको देखने को मिलता है, बेसिकली है तो 4 तरह के। एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बाद हो गया इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी चीज़ें बिक्री की जा रही है तो बिक्री करने पे जो टैक्स लगेगा वो है जीएसटी। और राज्य के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और पहले लोगों को जब जीएसटी भारत में आया था तो लोग घबरा गए कि ये चारों तरह के जीएसटी हमको पे करना पड़ेगा और टैक्स की जो लायबिलिटी है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी अगर आप एक राज्य के अंदर अगर आप इंट्रा स्टेट में कोई खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आपको जो जीएसटी देना पड़ रहा है वो 2 देना पड़ता है। एक होता है सीजीएसटी और एक एसजीएसटी।
CGST का होता है, मतलब पूरा नाम है CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो SGST है, SGST का पूरा मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, SGST और CGST मतलब किसी भी राज्य के अंदर अगर खरीद बिक्री की जा रही है तो 2 टैक्स लगेंगे, CGST SGST, और दोनों का जो रेट होगा, जो दर होगा, वो समान होता है। और GST के अंदर 4 स्लैब बनाए गए हैं, टैक्स के 4 स्लैब है। पहला 0%, उसके बाद 5%, 12%, ठीक है, 18%, 28%, इस तरह से GST का। तो अब समझिए, तो ऐसा नहीं है कि चारों प्रकार के टैक्सेस आपको देना पड़ेगा, आपको बस 2 तरह के टैक्सेस को देना है। अगर आप राज्य के अंदर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, 2 टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर आप 2 राज्यों के बीच खरीद बिक्री कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टेट के अंदर वाला समझिए, कंडीशन क्या होता है। अगर राज्य के अंदर अगर खरीद बिक्री की जा रही है तो जो टैक्स का रेट होगा, CGST भी और SGST भी दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक वस्तु खरीदी, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को खरीदा है, तो आपने मान लीजिए उस पर 18% अगर टैक्स रेट है लगने वाला है तो 9% CGST का होगा और 9% SGST का होगा। अगर उस पर 12% टैक्स लगने वाला है तो 6% CGST और 6% SGST को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर 5% है तो 2.5% दोनों में बंटवारा होगा। अगर 28% है तो 14 और 14% टैक्सेस का बंटवारा होगा। ये कंडीशन होता है एक स्टेट के अंदर, ठीक है। तो कोई भी राज्य के अंदर, मतलब इंट्रा स्टेट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन परचेज, सेलिंग और परचेज हो रहा है, तो जो टैक्स होगा वो CGST और SGST बराबर होगा। 18% लग रहा है लेकिन 9% CGST और 9% SGST को देना पड़ता है। और अगर हम इंटर स्टेट देखें, इंटर स्टेट का मतलब होता है 2 राज्यों के बीच। इंट्रा मतलब राज्य के अंदर और इंटर स्टेट मतलब 2 अलग अलग राज्यों के बीच खरीद बिक्री हो रही है। तो 2 राज्यों के बीच अगर खरीद बिक्री हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक मैंने आपको बताया था CGST, SGST, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, या फिर एक और नाम है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब 2 राज्यों के बीच अगर कोई लेन देन होता है तो IGST लगता है। अब इस पर भी एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था कि जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री थी वो इस बात पे अड़ गई कि IGST तो मैं चलने नहीं दूंगी, मेरे जीते जी IGST सफल नहीं हो सकता है। क्यों, उनका कहना ये था, उसको भी हम समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मान लेते हैं कि झारखंड से अगर कोई सामान निकल के जाता है बिहार में बिकने के लिए, झारखंड से अगर कोई वस्तु जाके फाइनली बिकता है कहाँ, बिहार में बिकता है, तो जो फाइनल GST जो है वो किन को मिलेगा, किस स्टेट को मिलेगा। मतलब सेल टैक्स पहले चलता था, उसके प्लेस पे GST आया, तो GST किसको मिले, बिहार सरकार को मिले या झारखंड सरकार को मिले, इस बात पे एक डिस्प्यूट है। लेकिन अंततः ये मतलब माना गया कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के कारण जो GST का जो इनपुट है, जो GST का जो पूरा क्रेडिट है वो किसको मिलेगा, बिहार को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन जाके कंप्लीट हुआ, जहाँ पे वो जाके बिका फाइनली, उस स्टेट को GST का लाभ मिलेगा। तो मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री उस समय थी वो इस बात पे अड़ गई कि मेरे जीते जी IGST ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अगर कोई सामान मान लीजिए राजस्थान में जाके बिकता है तो सारा का सारा टैक्स जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट को मिलने के बजाय राजस्थान स्टेट को मिलेगा। और ऐसा उन्होंने इसके लिए काफ़ी भड़क गई थी, काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन भगवान को यही मंजूर था, उनके जीते जी ये चीज़ नहीं तो मरने के बाद ही सही, लेकिन रहा, IGST अप्लाई हुआ, वो खुद चली गई। ठीक है, तो भगवान को यही मंजूर था। IGST में जो टैक्स है वो किसको दिया जाए, ये एक डिस्प्यूट है। तो IGST में क्या होता है कि देखिए, मान लेते हैं कि आपने झारखंड से हमने कोई सामान को भेजा वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमने बंगाल में कुछ सामान को भेजा और रेट है 18%। तो अगर स्टेट में होता तो CGST 9%, SGST 9%, लेकिन बंगाल में अगर हम बेचे तो IGST लग जाता है। और IGST कितना लगे, 18% ही लगेगा। लेकिन उसमें क्या है कि सारा का सारा पैसा आपको देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को।
मतलब 18% का 18% आपको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मौज ही मौज है, दोनों हाथ से वो लड्डू खाता है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे? देखिए 9% वो अपने पास रख लेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 9% तो खुद के पास रख लिया, अब 9% उस स्टेट को दे देगा जहाँ पे माल जाके फाइनल बिका है, 9% उस राज्य को दे देगा जहाँ पे वो माल जाके फाइनल बिका है। मतलब पश्चिम बंगाल सरकार को 9% जीएसटी दे दिया जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख ली। लेकिन झारखंड जिसने सामान बेचा था इसको कोई भी जीएसटी का लाभ नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट होता है जीएसटी का। तो जीएसटी के अगर टाइप्स को समझें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगा? इंटर स्टेट जब लेन देन होगी, जब खरीद बिक्री होगा दो राज्यों के बीच, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? पूरा दे एक बार में आपको देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आधा मतलब 9% अपने पास रख के, या जैसा रेट है 6% 12% है तो 6 खुद रखेगी, 6 उस राज्य को दे देगी। तो अगर 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद के लिए रखा और 9% उस राज्य को दे देती है जिस राज्य में जाके सामान बिका है। और यूटी जीएसटी जैसे यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली है, जैसे दिल्ली है, उसकी तरह से जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे, वो तो स्टेट नहीं है, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगेगा और सीजीएसटी। मतलब सीजीएसटी और यूटी जीएसटी उन जगहों पे लगेगा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो जब भी इनवॉइस बनता है, तो जब भी अगर आप एक राज्य के अंदर अपना सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको अपना जो इनवॉइस बनाना पड़ेगा उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि जीएसटी 18%, ठीक है, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अगर 12% का है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको टोटल दिखाना होगा 18% आईजीएसटी। सिंपल, 18%, 12% आईजीएसटी, 5% आईजीएसटी, ठीक है। अब देखिए जीएसटी आने से चीज़ें सस्ती कैसे होगी ये समझिए। कि लोगों को देखिए बात करने में भारत में एक कमी है कि लोग बातें करने से चूकते नहीं हैं। जैसे मोदी जी ने जब से आए हैं, मोदी जी को मैं एक चीज़ के लिए सराहनीय उनका प्रशंसा करना चाहूँगा। जब से मोदी जी यहाँ मतलब कि आए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक अवेयर काफ़ी बढ़ा दिया है, लोगों में इकोनॉमिक अवेयर बढ़ा दिया है। जीडीपी पे आज लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे पूछ दे वो क्या होता है, लोग बात कर रहे हैं कि माइनस में जा रहा है जीडीपी, लेकिन अगर आप उनसे पूछते क्या है जीडीपी तो वो बोलेंगे अरे है कुछ है ऐसा चीज़ है जो माइनस में जा रहा है, वो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन बात वो ज़रूर करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिक अवेयरनेस फैला रहे हैं मोदी, ठीक है। आज लोग जीडीपी को भी समझने लगे, बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए तो मैं आपको ये बता रहा था कि जीएसटी आप समझ गए कि किस तरह से लगता है। अब और चीज़ों को समझते हैं। देखिए जीएसटी कैसे चीज़ों को सस्ती करती है वो समझते हैं। मान लेते हैं, आप एक एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले। देखिए मान लीजिए कि अब एक सामान ले लेते हैं, मान लीजिए यही मार्कर है, अब इसका दाम 100 रुपये का है, उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, दिल पे ना लें, 25 का मिलता है। 100 रुपये में अगर मैं इस मार्कर को ख़रीदता हूँ, ठीक है, तो जिससे मैंने ख़रीदा उसने क्या बोला, भाई अगर आप मार्कर खरीद रहे हैं क्योंकि हम एक सच्चा नागरिक है, हमको टैक्स पे हम जीएसटी बिल पे आपको बना के देंगे, तो जीएसटी बिल अगर बनाएंगे तो आपको इस पर 10 रुपये जीएसटी का टैक्स लग जाएगा। हम बोले ठीक है भाई दे दो। तो 100 का मार्कर 10 रुपया जीएसटी टैक्स लगा। कितने का मिला मुझे मिला 110 रुपये का एक मार्कर। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद बेचने का काम करता हूँ, ख़रीदता हूँ बेचता हूँ, होलसेलर से ख़रीदता हूँ और फिर बेच देता हूँ, ठीक है। 110 में मैंने ख़रीदा, लेकिन जब मैं इसे बेचूंगा, जब मुझको इस मार्कर को बेचना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इसमें अपना वैल्यू एडिशन करूँगा कि भाई मैंने 110 में मुझे मिला है, 110 में मुझे मिला है, कम से कम 50 रुपये तो मैं इस पर प्रॉफिट बनाऊंगा। मैं एक देश का ईमानदार नागरिक हूँ, 50% कम से कम तो इस पर प्रॉफिट रख के बेचूंगा। मतलब कहने का 50 रुपये तो टैक्स लेकर ही, मतलब सॉरी प्रॉफिट लेकर ही बेचूंगा। तो मार्कर कितने की हो गए, 110 में ख़रीदा, 50 रुपये इसमें हमने वैल्यू एडिशन किया, कितने की हो गई, 160 रुपये की। कितने की हो गई, 160 रुपये की।
अब मैंने जिस कस्टमर को बेचा, हम जिस कस्टमर को अब बेचेंगे वो बकलोलबा को हम क्या बोलेंगे कि 160 रुपया का मार्कर है, जीएसटी बिल पे जो अगर हम बेचेंगे तो बाबू तुमको मान लेते हैं आसान बनाने के लिए कि 20 रुपया इस पे टैक्स लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 20 रुपये टैक्स लगेगा। और हम उससे कितना का पैसा मांग करेंगे? 160 तो मेरा इधर का है और 20 रुपया और टैक्स हम लेंगे उससे, तो 180 रुपये में इस मार्कर को हम बेचेंगे। ठीक है, कितने में बेचेंगे? 180 रुपये में मान लेते हैं बेचेंगे। अब आप हमको एक चीज़ बताइए कि 180 में जब हम बेचेंगे तो अब हमने ख़रीदा था तो भी जीएसटी हमें को भरना पड़ा, लेकिन अब अगर हम बेच रहे हैं तो उससे हमको जीएसटी मिल रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। जब हम कोई भी सामान को परचेज़ करते हैं, व्हेन वी परचेज समथिंग, तो वहाँ पे होता है इनपुट जीएसटी। ठीक है, और जब किसी सामान को बेचते हैं, सेल करने से जो जीएसटी हमको कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी। तो सरकार को अब हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा, आप ये बताइए। तो सरकार को हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा, जीएसटी कितना हमको भरना पड़ेगा? 10 रुपया हमने खरीदा था तो जीएसटी पे किया था, अभी हमने 20 रुपया ले लिया है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, हम क्या करते हैं, आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को घटाकर इस चीज़ को हम निकाल लेते हैं, जीएसटी का सेट ऑफ करते हैं। आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को निकाला जाता है। तो आप देखिए, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या था? 20 रुपये था, और इनपुट जीएसटी क्या था? 10 रुपये का था। तो इस हिसाब से जो टोटल हमको जीएसटी भरना पड़ेगा सरकार को, वो कितना भरना पड़ेगा? 10 रुपये भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 10 रुपये भरना पड़ेगा। तो जीएसटी, इसीलिए हम ऐसा कहा जाता है कि जीएसटी क्या है? एक वैल्यू एडिशन टैक्स ही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपने जिससे ख़रीदा उसका क्रेडिट आपको मिल गया, इनपुट क्रेडिट मिल गया। इनपुट क्रेडिट आपको मिला 10 रुपये का। आपने सरकार को चिट्ठा दिखाया कि भाई हमने बेचा तो 20 रुपये टैक्स तो ज़रूर लिया कस्टमर से, लेकिन जब मैंने ख़रीदा तो 10 रुपये आपको तो दिया था मैंने। तो इसलिए जीएसटी का सेट ऑफ किया जाता है इस प्रकार से कि 20 रुपया हमने लिया, 10 रुपया तो दिया भी तो था, तो 10 रुपया बचा, तो 10 रुपया सरकार को देना पड़ता है। अब कैसे देंगे? इसको बोला जाता है जीएसटी रिटर्न। क्या बोलते हैं? जीएसटी रिटर्न बोला जाता है। जीएसटी रिटर्न सरकार को दिखाना पड़ता है कि भाई हमने बेचा इतने का, खरीदा इतने का, अब मेरा आउटपुट जीएसटी ये है, इनपुट जीएसटी ये है कि नहीं? तो सरकार को दिख जाता है भाई इसने सेल इतना का किया, टैक्स इतना वसूला, और खुद जब खरीदा था तो टैक्स इतना भरा। तो सेट ऑफ करके जो जीएसटी का वैल्यू निकलेगा वो हमको सरकार को भरना पड़ता है। अब बात ये आया कि जीएसटी कब लेना चाहिए? क्या हम अगर एक दुकानदार है तो हमें जीएसटी लेना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो जीएसटी भाई उसको लेना अनिवार्य है अगर किसी भी बिजनेस का, अगर आप एक दुकानदार है या बिजनेस है, 40 लाख से अगर अधिक का आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि पूरे साल में, पूरे एनुअल ईयर में आपने कितने की सेल की है, नेट प्रॉफिट नहीं, कितने अमाउंट का सेलिंग आपने किया पूरे साल भर में, इसको बोलते हैं टर्नओवर। ठीक है, 40 लाख से अगर आप 1 रुपया भी अगर अधिक का माल बेचते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो 2 स्कीम होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है उस पर हम और किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप उसको ले सकते हैं कंपोजिशन को। ठीक है, वरना अगर आप B2B बिज़नेस करते हैं, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, तो आपको जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल ही नहीं पाएगा। अब दिखा देंगे सरकार को हमने 20 रुपये टैक्स लिया है, लेकिन ख़रीदा था तो आप दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो नहीं मिल पाएगा, तो आप फंस जाएंगे। तो B2B जिसका है उसको तो भाई जीएसटी लेना ही लेना है। तो बिज़नेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब आप फर्नीचर भी खरीदेंगे बिजनेस के लिए, उससे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि कल को आप सरकार को दिखा सके कि बिज़नेस के पर्पज़ से हमने ये सामान खरीदा और इतना रुपए का हम इस पर टैक्स पेड किया है। बात समझ रहे हैं? तो उस फर्नीचर पे भी जो आपने टैक्स पेड किया उसका भी इनपुट आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये रिटर्न फाइल करने का भी कुछ प्रोसेस होता है बहुत। एक होता है GST R1, एक होता है GST R2A 2B, फिर GST R3B। अब ये सब काम अकाउंटेंट का होता है बेसिकली, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। देखिए GST R1 में क्या होता है कि आपने
1 महीने के अंदर जितना भी सेल किया है महीने महीने भरेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाने से ना आपको याद रहेगा ना हमको याद रहेगा। तो हर महीने आप चाहें तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, उसका भी कुछ स्कीम होता है, ठीक है, उसको हम किसी और डिटेल में समझेंगे पार्ट 2 में। तो मंथली में अगर आप चाहें तो मंथली में कुछ डेट्स हैं, 10 तारीख जैसे GST R1 है तो आप 10 तक भर सकते हैं, ठीक है। तो GST R1 में आपको सारे अपने सेल की डिटेल देनी पड़ती है, आपको सरकार को दिखाना पड़ता है कि हमने साल भर में इतने का सेल किया, इस महीने में इतने का सेल किया, तो GST R1 हो गया। और GST 3B में हम क्या करते हैं, टोटल परचेज़ और टोटल सेल को डिटेल में दिखा देते हैं, ये सेल इतने का किया है भाई और परचेज़ हमने इतने का किया है। और फाइनली आपको GST 2B जो होता है वहाँ दिख जाता है कि आपको GST का ITC कितने का मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए की मिलेंगी, ये चीज़ें आपको वहाँ दिख जाता है। और इस हिसाब से आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा के जो सेटअप हुआ उसको करके आप सरकार को जितना पैसा बन रहा है वाजिब आप उस सरकार को दे देते हैं। तो ये कंसेप्ट है GST का। दोस्तों अब हम और बात कर लेते हैं GST से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है। देखिए सबसे पहले GST कब लागू किया गया था, आप जानते हैं नहीं जानते तो बता देता हूँ। 1 जुलाई 2017 से GST पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, ठीक है। और GST को सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य था भारत का वो था असम। भारत का पहला राज्य GST लागू करने वाला असम था। देखिए GST जो है वो किस कमेटी द्वारा इसके बिल को पास करवाया गया था, वो था केलकर समिति, इंग्लिश में कमेटी कहते हैं, हिंदी में समिति, केलकर समिति ने। और इस बिल को जो भारत के राष्ट्रपति है उन्होंने कब पास किया, 8 सितंबर 2016 में GST का जो बिल है वो पास हो गया था राष्ट्रपति के थ्रू से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और GST एक महत्वपूर्ण सवाल कि 101वां संशोधन करके GST लाया गया या 122वां। देखिए GST का जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, 101वां अमेंडमेंट है, ठीक है। लेकिन बिल अगर हम बात करें तो बिल है GST का 122वां। बहुत सारे बिल लाए जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, अगर वो लेकिन हर बिल पास नहीं हो पाता है। तो GST का जो बिल का नंबर संख्या था, ठीक है, 122वां बिल अगर पूछे तो वो था। लेकिन अगर संशोधन पूछे कि GST संविधान में कौन से संशोधन करके GST लाया गया, तो आप बोलेंगे 101वां। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और GST सबसे अगर पूछा जाए कि पहले लागू करने वाला देश कौन सा है, तो आप बोलेंगे फ्रांस। 1954 ईस्वी से फ्रांस GST अपना कर चल रहा है, ठीक है। तो ये GST कोई नया बात नहीं है, दुनिया के 118 देश में GST धूमधाम से चल रहा है आज, ठीक है। और भारत का जो GST मॉडल है वो कनाडा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहीं पे आज वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।